स्वागत है मित्रों। मैं आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। चलिए शुरू करते हैं टक्कर भाग 6। 2 ढाई घंटे ही उनको सोना मिला होगा। देवराज चौहान घंटा 1.5 घंटा ही सोया होगा। वरना वो तो कोहली की ही पहरेदारी करता रहा था। कोहली बुरे हाल में था। हाथ पैर बंधे हों तो नींद ही कहाँ आती है, परंतु नींद उस पर सवार थी। थोड़ा सा वो सोया, लेकिन दिन निकलते ही वहां के शोरगुल से उसकी नींद टूटने लगी। कभी आंख लग जाती तो कभी खुल जाती। जहन में वह ना तो सोया और ना ही जागा। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा ना प्रिंटिंग खराब है। सुंदरलाल, शिवराम और राजा सेठी बाहर खुले में ही पड़े थे। सुंदरलाल ने दोनों आदमी लगाकर सुंदरलाल के दोनों आदमी अलग चादर बिछाए हुए सोए पड़े थे। दिन निकलने के बाद गैराज पर चहल पहल हो गई थी। उनका उनकी भरकस चेष्टा यही थी कि सब कुछ सामान्य लगे, जल्दबाजी में ऐसा कुछ ना हो कि किसी को शक हो। देवराज चौहान के बुलाने पर वो तीनों भीतर गए। मेरे ख्याल में अगर कोई अड़चन नहीं आई तो आज हम अपने काम से फारिग हो जाएंगे, देवराज चौहान बोला। यानी कि काम खत्म? शिवराम के होंठों से खुशी से भरा कांपता स्वर निकला। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेकिन इतनी जल्दी हम कैसे सारे काम निपटा सकते हैं? सुंदरलाल ने कहा। आज कैसे काम करना है, कल रात मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह समझा दिया था। वो तो ठीक है, रजत सेठी बोला, परंतु वॉल्ट वैन का वो बॉक्स आर्म्स प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है। उसे काटा नहीं जा सकता। देवराज चौहान ने तीनों पर निगाह मारी। वो आर्म्स प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, मानता हूं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पर उस पर बारूद का असर नहीं हो सकता, परंतु उसे बिना किसी भी दिक्कत आसानी से काटा जा सकता है। आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जो काटी ना जा सके, बेशक वो बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ ही क्यों ना हो। मानी तुम्हारी बात, लेकिन आज ही सारा काम कैसे निपट सकता है? जैसा मैंने कहा है वैसा ही किया जाए तो आज दिन की ही रोशनी में फुर्सत पा लेंगे। देवराज चौहान की आवाज में दृढ़ता का पुट था। वो स्टील का 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा बॉक्स है। उसमें हमने 1.5 फीट के दायरे में घेरा काटना है, ताकि उस 1.5 फीट के कटे होल में से हम में से कोई भीतर जाकर भीतर पड़े अरबों के हीरे जवाहरातों को बाहर कर सके। और वो 1.5 फीट का घेरा 4 या 5 घंटों में काटा जा सकता है। उस बॉक्स का आर्म्स प्रूफ बुलेट प्रूफ होना हमारे काम में रुकावट नहीं बनेगा। तुम में से एक वेल्डिंग लाइट लाइट को तुम में से एक वेल्डिंग लाइट को ऑन करके स्टील के बॉक्स के खास हिस्से को गर्म करेगा। जब वो पूरी तरह गर्म और सुर्ख हो जाएगा तो दूसरा उस गर्म सुर्ख हिस्से पर छेनी रखकर हथौड़े से चोट करेगा। इस प्रकार उस बॉक्स में 1.5 फीट का दायरा 4 या 5 घंटों में काटा जा सकता है। और ऐसे में अगर वो उल्लू का पट्टा जीवनलाल मेहता टपक पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उस आर्म्स प्रूफ बुलेट प्रूफ बॉक्स की हालत ऐसी है कि जैसे वो कबाड़ हो। उसके पूछने पर जवाब दिया जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी पानी की टंकी की जरूरत है। उसके लिए इस बॉक्स को पानी की टंकी बनाने का विचार है और ढक्कन के लिए 1.5 फीट का घेरा काटा जा रहा है। मेरे ख्याल में इस जवाब से मेहता को तसल्ली हो जाएगी। देवराज चौहान का कहना सही था। ये सुनकर मेहता को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना था। तो हम में से कौन दो बॉक्स को काटने पर लगेंगे? रजत सेठी बोला। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही शिवराम कह उठा। मैं और सुंदरलाल उस बॉक्स में 1.5 फीट का घेरा काटेंगे।
सेठी अच्छा मैकेनिक है, वो मैकेनिक के तौर पर ही गैराज पर काम करेगा, ताकि कोई कार वगैरह ठीक होने को आए तो उसे निपटाया जा सके। अगर सेठी को काम करते, घेरा काटते बॉक्स से उठाना पड़ेगा, तो किसी के लिए भी वो ठीक नहीं होगा। खामखा आने वाले की निगाह बॉक्स पर जा अटकेगी। और अगर मैं बॉक्स का घेरा काटने पर बैठा, तो मेहता आकर मेरे सिर पर खड़ा रहेगा। ऐसे में उसे पास से हटाना संभव नहीं होगा। सुंदरलाल जल्दी से बोला। जब ऐसा वक्त आएगा तो सेठी तुम्हारी जगह ले लेगा सुंदरलाल, शिवराम ने कहा। लेकिन फिर भी मैं बॉक्स का घेरा काटने पर नहीं लग सकता। मुझे कहीं से एक दो कारें लानी हैं, ताकि गैराज पर काम होता नजर आए। रात वाला पुलिस वाला कभी भी यहाँ आ सकता है। उसे यहाँ कुछ होता नजर नहीं आएगा तो हमारे लिए उसके मन में गुस्सा, शक और भी पक्का होगा। मेरे यहाँ पर मौजूद दोनों आदमी बेकार बैठे रहेंगे तो देखने वालों को वो भी ठीक नहीं लगेगा। यहाँ की दिखावी हालत ऐसी होनी चाहिए कि गैराज व्यस्त लगे। यहाँ आकर किसी को बेकार में कुछ सोचने का मौका ना मिले। बेशक वो उल्लू का पट्टा जीवनलाल मेहता हो, या रात वाला पुलिस वाला इंस्पेक्टर वानखेड़े। शिवराम एकाएक कुछ नहीं कह सका। सुंदरलाल का कहना गलत नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ एक दो कारें ऐसी होनी चाहिए जो खुली हों और ठीक होती नजर आएं। गैराज के मैकेनिक उन कारों में व्यस्त लगे। देवराज चौहान की बात सुनकर सुंदरलाल की आंखों में चमक उभरी। सुंदरलाल, देवराज चौहान ने उसे देखा, तुम रिपेयर के लिए एक दो कारें कहीं से भी इंतजाम करके ले आओ। तब तक सेठी और शिवराम उस बॉक्स पर घेरा काटने में लगे रहेंगे। तुम्हारे आने पर सेठी बतौर मैकेनिक उन कारों पर व्यस्त हो जाएगा और तुम घेरा काटते सेठी की जगह ले लोगे। सुंदरलाल ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, और जब मेहता आएगा तो सेठी खुद ब खुद ही आकर मेरी जगह ले लेगा, और मैं मेहता को वहां से हटाकर कहीं और व्यस्त कर दूंगा। सब कुछ तय हो गया। तीनों बाहर चले गए। अगला दृश्य। सुंदरलाल हाथ मुंह धोकर 8 बजे ही गैराज से निकल गया। गैराज से कुछ आगे तक तो वो पैदल ही गया, फिर टैक्सी पकड़ ली। करीब आधे घंटे के बाद सुंदरलाल ने फुटपाथ के किनारे टैक्सी रुकवाई और किराया चुकता किया। 5 मिनट पैदल चलने के पश्चात सुंदरलाल एक तंग गली में प्रवेश कर गया। फिर एक बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठका और उसे थपथपाया। 2 बार थपथपाने पर दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला 60 वर्षीय क्लीन शेव्ड स्वस्थ व्यक्ति था। उसके सिर के सारे बाल दूध की तरह सफेद थे। सुंदरलाल को सामने पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वो एक तरफ हट गया। सुंदरलाल ने भीतर प्रवेश किया तो वो दरवाजा बंद करके पलटा। आज सुंदरलाल को हकीम बाबा की याद कैसे आ गई? उस व्यक्ति ने हौले से हंसकर कहा। बीमारी में हकीम बाबा की याद ही आती है। सुंदरलाल हौले से हंसा। दोनों भीतर कमरे में पहुंचे। कमरे में टेबल और 4 कुर्सियां मौजूद थीं। बैठो, कहते हुए उस व्यक्ति ने भी कुर्सी संभाल ली। सुंदरलाल बैठा तो व्यक्ति नाराजगी भरे स्वर में कह उठा, दवा की जरूरत पड़ी तो हकीम बाबा की याद आ गई? वैसे कभी इधर आना ना हुआ। फुर्सत ही नहीं मिली कि। हाँ, तेरे पीछे तो हर समय पुलिस पड़ी रहती है कि फुर्सत ही नहीं मिलती तुझे। खैर, बोल, क्या बीमारी है और कैसी दवा चाहिए? तू हमेशा अपने मतलब के लिए आता है। बीमारी आप मेरे लिए रहने दीजिए हकीम बाबा, आप सिर्फ दवा दे दीजिए। सुंदरलाल के चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। मुझे एक ऐसा टाइम बम चाहिए जो पूरी कार को उड़ा सके। टाइम बम? कार को उड़ाने के लिए? हकीम बाबा के चेहरे पर गंभीरता उभरी। हाँ। कोई लंबा लफड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। हकीम बाबा कई पलों तक सुंदरलाल को घूरता रहा। मुझे नहीं बताएगा? नहीं, ये धंधे की बात है, सुंदरलाल ने स्पष्ट किया। हकीम बाबा ने कंधों को झटका दिया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। आधे मिनट के बाद ही वो वापस लौटा तो मुट्ठी में दबा रखा छोटा सा टाइम बॉम्ब टेबल पर रख दिया। इस्तेमाल करना जानते हो या? जानता हूं। सुंदरलाल ने खड़े होते हुए टाइम बम उठाया और जेब में डाल लिया।
संभल कर करना, जो भी कर रहे हो सुंदरलाल, हकीम बाबा बोला। सुंदरलाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पैसे लाए हो? नहीं। दे जाना। ये माल ना तो मुझे उधार मिलता है और ना ही मैं किसी को उधार देता हूं। जल्दी दे जाऊंगा। अब चलता हूं, वक्त कम है, कई काम करने हैं। अगली बार इतनी फुर्सत में अवश्य आना कि बैठकर एक एक चाय पी सकें। हकीम बाबा ने मुस्कुराकर सुंदरलाल का कंधा थपथपाया। सुंदरलाल विदा लेकर चला गया। फिर अन्य जगह से सुंदरलाल ने अपने किसी पहचान वाले की कार ली और जब गैराज पर पहुंचा तो दिन के 11 बज रहे थे। उसने मेहता को हर रोज की तरह दुकान के बाहर कुर्सी बिछाए अखबार पढ़ते देखा। मेहता अखबार में ही व्यस्त था। उसकी कार की तरफ निगाह नहीं गई। सुंदरलाल ने मनी मन चैन की सांस ली और कार गैराज में लेता चला गया। परंतु जीवनलाल मेहता का ध्यान अखबार की तरफ तो था ही नहीं। उसका पूरा ध्यान गैराज पर ही था। लेकिन इस बात को तो वो जाहिर ही नहीं होने दे रहा था। उसने सुंदरलाल को कार चलाकर गैराज जाते देखा। उसकी बीवी ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो गैराज की तरफ देखे भी ना। परंतु जीवनलाल मेहता अपनी आदत से मजबूर था। निगाहें सीधी करके सामने सड़क पर आते जाते वाहनों और लोगों को देखने लगा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था कि अगर रात को एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक यहां से चलता कर दिया है और अरबों के हीरे जवाहरात भी उसमें थे, तो फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो अरबों के हीरे जवाहरातों के पास होना चाहिए। मेहता सोचता रहा। अपने ही प्रश्न का उत्तर खुद से ही पूछकर हासिल करना चाहता था। अगला दृश्य। शिवराम वेल्डिंग की आग से वॉल्ट वैन के बुलेट प्रूफ बॉक्स के खास हिस्से को गर्म कर रहा था और पास में छेनी हथौड़ा संभाले रजत सेठी बैठा था। आग से जब वह हिस्सा गर्म होकर लाल सुर्ख हो जाता तो सेठी उस गर्म हिस्से पर छेनी रखकर हथौड़े से छेनी पर चोट करता। ऐसा करने से उस गर्म हिस्से पर छोटा सा गड्ढा हो जाता। 4-5 चोटें ही पड़ती थी कि सुर्ख हिस्सा पुनः ठंडा होने लगता। वो इस लायक ना रहता कि छेनी की चोटें उस पर असर करती। तब शिवराम पुनः उस जगह पर वेल्डिंग की आग से उसे सुर्ख करने में व्यस्त हो जाता। 9 बजे से वो इस काम में व्यस्त थे। अब 11 बज रहे थे। परंतु इन 2 घंटों में उन्हें अभी तक वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा कि उन्होंने सोचा था। अगर काम की गति ऐसी ही रही तो अगले 2 दिन लग जाएंगे सारा काम निपटाने में। दोनों ने प्रश्न भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। इस तरह तो जाने कब हम अपने काम में सफल होंगे, शिवराम बोला। रजत सेठी ने 1.5 फीट के उस घेरे पर निगाह मारी जो निशान उन्होंने लगा लिया था कि इतना ही घेरा उन्होंने काटना है। फिर शिवराम को देखा। एक वेल्डिंग सेट और हो तो फिर 3-4 घंटे में ही काम निपट सकता है, सेठी ने कहा। 2 जगह आग से गर्म किया जाए तो काम जल्दी निपट सकता है। दूसरा वेल्डिंग सेट सुंदरलाल का आदमी पकड़ सकता है। ऐसे हो ऐसा हो जाने से आसानी होगी। ठीक इसी समय सुंदरलाल ने कार से भीतर प्रवेश किया। गैराज में कार रोकी और उतरकर उनकी तरफ बढ़ चला। चाल में भरपूर लापरवाही थी। कहां तक पहुंचे? पास पहुंचकर सुंदरलाल ने पूछा। खास मजा नहीं आ रहा। एक वेल्डिंग सेट और चाहिए, शिवराम बोला। क्यों? शिवराम ने उसे बताया। ठीक है। समझने के बाद सुंदरलाल ने सिर हिलाया। मैं कहीं से इंतजाम करके लाता हूं। जल्दी आना, पहले ही हमारे 2 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। एक आध घंटे में आ जाऊंगा। कहने के साथ ही सुंदरलाल पलटा और कार की तरफ बढ़ गया। लगभग 1 घंटे में ही सुंदरलाल एक और वेल्डिंग सेट ले आया। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने रिसीवर रखा और गंभीरता भरे सोच भरी मुद्रा में सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वानखेड़े और बीबी दत्ता इस समय पुलिस हेडक्वार्टर के रेस्ट रूम में थे और कुछ पल पूर्व ही 2-2.5 घंटे की नींद लेकर हटे थे। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे। क्या हुआ? दत्ता ने वानखेड़े को देखा। वानखेड़े की निगाहें भी दत्ता पर जा टिकी।
मैंने तो सोचा था कि आज सुबह हम अपना काम एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक की तलाश से शुरू करेंगे, जो कि कल रात ड्राई क्लीन वाले मेहता और सुंदरलाल के सामने वाली सड़क से गुजरता देखा गया था। मेहता ने ये सब तो जरूर बताया था, परंतु मैं अंत तक अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। तो अब क्या हुआ? फोन पर क्या बात हुई? दत्ता के होंठों से निकला। अब तसल्ली करने की जरूरत नहीं है, वो हो गई है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। रात को 4 पुलिस वालों ने वो बख्तरबंद ट्रक सड़क पर जाता दिखाई देखा था। पुलिस वालों ने उस ट्रक को रोकने की चेष्टा की तो भीतर से गोलियां चली और 2 पुलिस वाले मारे गए। बाकी 2 बचे पुलिस वालों का दावे के साथ कहना है कि उस बख्तरबंद ट्रक की दोनों साइडों पर जलने के भद्दे से धब्बे थे और कहीं भी एयर इंडिया नहीं लिखा हुआ था। और आपको याद होगा दत्ता साहब, उस ड्राई क्लीनिंग वाले मेहता ने भी ऐसा ही कहा था। दत्ता के होंठ सिकुड़ गए। इसका मतलब जीवनलाल मेहता जो भी कहता है सच कहता है? हाँ, वो बख्तरबंद ट्रक 9 घंटे तक सब्जी मंडी से लेकर मेहता की दुकान से कुछ आगे तक रहा। लेकिन दत्ता की आंखें सिकुड़ी। वहां तो कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां इतना बड़ा ट्रक छिपा कर रखा जा सके। रात हमने अच्छी तरह से देखा तो था इंस्पेक्टर वानखेड़े। हाँ, वानखेड़े ने सिर हिलाया। देखा था, परंतु तब रात का अंधेरा था। हो सकता है देखने से कुछ बचा रह गया हो। जो रह गया होगा वो हम दिन के उजाले में देख लेंगे। मेरे ख्याल में तो वहां सिर्फ वो गैराज ही है जहां इतना बड़ा ट्रक आ सकता है। लेकिन हमें वहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि हम शक कर सकें। क्या नजर आता कि आप शक करते? ट्रक अगर वहां था तो वहां से जा चुका था तो ट्रक के भीतर छिपी वॉल्ट वैन वहां होनी चाहिए थी। वो भी वहां नहीं थी, वानखेड़े ने कहा। स्पष्ट है कि वो वैन ट्रक के भीतर ही थी, वरना रात को खाली ट्रक लेकर पुलिस वालों पर फायरिंग करने की क्या जरूरत थी? अगर हम ये मानकर चलें कि रात पुलिस से मुठभेड़ के वक्त वैन ट्रक के भीतर ही थी, तो पुलिस के साथ मुकाबले का मतलब समझ में आता है। और फिर अगर ट्रक खाली था तो उसे छिपा कर रखने का क्या मतलब? वो पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सुबह होने तक मिल जाना चाहिए था। ट्रक का नाम मिलना ही साबित करता है कि रात वैन उसके बीच में ही थी। बीबी दत्ता की विचारपूर्ण निगाहें वानखेड़े पर टिकी हुई थी। इंस्पेक्टर वानखेड़े, आप कहना चाहते हैं कि रात ट्रक में वॉल्ट वैन मौजूद थी? हाँ, अगर ट्रक खाली होता तो सुबह तक हमें मिल जाता, वानखेड़े बोला। ठीक है, मानी आपकी बात। इसका मतलब ट्रक वैन कहीं और तो है। इसका मतलब ट्रक वैन कहीं और है। तो फिर आप वापस रात वाली जगह पर जाकर ये क्यों मालूम करने की चेष्टा में हैं कि 9 घंटे ट्रक कहाँ खड़ा रहा? आपको तो ट्रक और वॉल्ट वैन को तलाश करना चाहिए, जो अब कहीं और है। आप तो आगे जाने की अपेक्षा पीछे जा रहे हैं, बीबी दत्ता बोला। इंस्पेक्टर वानखेड़े के होंठों पर मुस्कान उभरी। पुलिस वाले में और बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर में यही तो फर्क होता है मिस्टर दत्ता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मिस्टर दत्ता, इस समय मेरे सामने सबसे अहम सवाल यह है कि 9 घंटे तक वो बख्तरबंद एयर इंडिया का ट्रक एक खास जगह पर क्यों उन लोगों ने छिपा रखा था? इस प्रश्न का जवाब पाना बहुत जरूरी है। इसका जवाब तो मैं भी आपको दे सकता हूं। क्या? वॉल्ट वैन को बख्तरबंद ट्रक में डालकर उड़ा ले जाने के पश्चात देवराज चौहान ने भी सोचा होगा कि इतने बड़े ट्रक को, खास तौर पर जिस पर मोटे मोटे शब्दों में एयर इंडिया लिखा हो, छिपा पाना कठिन है। खबर फैलते ही पुलिस तक देर सवेर में ये सूचना पहुंच जाएगी कि एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक फला फला जगह देखा है। इसलिए देवराज चौहान ने पहले कुछ घंटों के लिए ट्रक को कहीं छिपा रखने का कच्चा ठिकाना बनाया। रात होने का इंतजार किया। रात हो गई तो ट्रक के दाएं बाएं लिखा एयर इंडिया के शब्दों को हटाकर उसे असली ठिकाने की तरफ रवाना कर दिया।
तो आपका मतलब रात को वो बख्तरबंद ट्रक असली ठिकाने की तरफ जा रहा था? हाँ, आपकी बात ठीक हो सकती है अगर उसमें एक कमी न रह गई होती। कैसी कमी? रात मेहता ने ट्रक का नंबर नोट किया था, जो कि उसने मुझसे पूछकर कंफर्म किया। यानी कि रात को भी ट्रक का वही नंबर था जो सुबह था, जो असली था। और आपके कहे मुताबिक ट्रक को 9 घंटे इसलिए छिपा कर रखा गया कि रात के अंधेरे में उसे असली ठिकाने पर ले जाया जाना है। ऐसा करते समय उन लोगों ने एयर इंडिया तो ट्रक से साफ कर दिया, परंतु नंबर प्लेट नहीं बदली। आप क्या समझते हैं कि देवराज चौहान जैसा इंसान इतनी बड़ी गलती कर सकता है? वानखेड़े मुस्कुराया। क्यों नहीं कर सकता? आखिर वो भी तो इंसान है। सही कह रहे हैं आप। परंतु अगर कोई भी ट्रक का हुलिया बिगाड़ना चाहेगा, उसका चेहरा बदलना चाहेगा, तो सबसे पहले ट्रक का नंबर बदला जाएगा, बाकी बातें बाद में। शायद आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर वानखेड़े। दत्ता ने सिर हिलाया। अब हमारे सामने दो सवाल सबसे अहम हैं जिनका जवाब पाना बेहद जरूरी है। कैसे सवाल? पहला सबसे अहम सवाल यह है कि एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक उस 1 किलोमीटर की सड़क के दाएं बाएं 9 घंटे तक कहां खड़ा रहा, और इन 9 घंटों के दरमियान ट्रक के साथ क्या बीती? दत्ता ने सिर हिलाया। तो फिर रात वाली जगह पर ही चलें। एक बार फिर से वहीं से शुरू करते हैं। शुरू से वहां निगाह मारते हैं। हाँ। और आपके पुलिस वाले जो उस ट्रक की तलाश कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई खबर आई? नहीं। वानखेड़े ने सिगरेट एस्ट्रे में मस ली। आइए नहा धोकर यहां से रवाना होते हैं। बीबी दत्ता उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। मुकेश भट्टी बिजली किसी तेजी से अपने काम को अंजाम दे रहा था। साथ में इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि वो किसी पुलिस वाले की निगाह में ना आए, कोई पुलिस वाला उसे पहचान ना ले। एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक के बारे में खबर आम हो चुकी थी, इसलिए सड़क से गुजरते जिसने उस बख्तरबंद को नहीं भी देखा था, उसे भी मालूम हो चुका था कि अरबों की दौलत लादे वो बख्तरबंद ट्रक कौन कौन सी सड़क से गुजरा था। कुछ लोग चटकारे ले लेकर बातें कर रहे थे, तो कुछ अरबों की दौलत के बारे में सुनकर सन्न थे। भट्टी को बिना किसी दिक्कत के पूछताछ की के बाद मालूम हो गया कि एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक किस तरफ गया था। भट्टी के कदम उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। भट्टी जैसे शातिर चालाक चोर के लिए पूछताछ करके दिशा जानने के बारे में मालूम करना कठिन काम नहीं था। दिन के 12 बज रहे थे और भट्टी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। भट्टी को पूरा विश्वास था कि जल्दी ही वो वहां पर होगा जहां ट्रक है, और तब शिवराम उसके हाथों से बचेगा नहीं। अगला दृश्य। जीवनलाल मेहता कुर्सी पर दुकान के बाहर फुटपाथ पर ही जमा बैठा था। अखबार तय लगाकर अपनी गोद में रखी हुई थी। करीब ही पानी का जग रखा हुआ था कि प्यास लगने पर उसे वहां से उठाना ना पड़े। और उसकी निगाह गैराज पर ही जमी हुई थी, इस तरह कि कोई उसकी निगाहों का रुख ना पहचान सके। सुंदरलाल को कार पर उसने दोबारा बाहर जाते देखा था और घंटे भर बाद लौटते देखा था। मेहता को जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि गैराज पर हलचल है। कुछ ऐसी हलचल है जो कि आम तौर पर गैराजों में नहीं होती। मेहता हर चौथे मिनट बेचैनी से पहलू बदल लेता था, परंतु गैराज में जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो जान चुका था कि सुंदरलाल सहित गैराज पर हर व्यक्ति खतरनाक है। शायद देवराज चौहान भी वहां पर हो। सुबह से जीवनलाल मेहता अपने आप से ये सवाल कर रहा था कि अगर बख्तरबंद ट्रक यहां से चला गया है तो ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। मेहता ने अपने आप से इस सवाल का जवाब भी ले लिया था। वो ये कि मेहता ने टीवी की खबरों से जाना था कि एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक में वॉल्ट वैन डालकर देवराज चौहान ले उड़ा है। इसका मतलब कि वॉल्ट वैन को ट्रक से बाहर निकाल कर ट्रक को रात के अंधेरे में यहां से रवाना कर दिया है, ताकि इतना बड़ा ट्रक उनके लिए खतरा ना बने। जीवनलाल मेहता को अपना यह विचार बिल्कुल ठीक लगा।
मेहता ने पुनः पहलू बदला। इसका मतलब कि अब ये लोग गैराज के भीतरी हिस्से में मौजूद वैन को खोल रहे होंगे या खोलने के पश्चात अरबों का माल समेट रहे होंगे। अरबों का माल, इतनी बड़ी दौलत। मेहता ने जल्दी से करीब पड़े पानी के जग को उठाकर गले में पानी डाला, फिर गहरी सांस ली। दूसरा विचार मेहता का यह था कि वो पुलिस को खबर कर दे। इससे कम से कम उसे घोषित 2 लाख का इनाम तो मिल ही जाएगा। परंतु ये विचार भी उसे बैठता बैठता सा लगा। एक तो मेहता को अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि लूट की अरबों की दौलत गैराज के भीतर पड़ी है। झूठी खबर देकर कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सुंदरलाल से खामखा दुश्मनी पैदा हो जाएगी। लेकिन जब अपनी पत्नी की कही बात का ध्यान आया तो उसे मन ही मन यकीन रहता लेकिन जब अपनी पत्नी की कही बात का ध्यान आता तो उसे मन ही मन यकीन रहता कि गैराज में गड़बड़ हो रही है। अरबों की दौलत वहां पर ही है। परंतु सब कुछ जानते समझते हुए भी मेहता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। बार बार व्याकुलता से पहलू बदलते जा रहा था। वो गैराज में जाना चाहता था, परंतु मन में झिझक भी पैदा हो चुकी थी। इसलिए गैराज में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर भी मेहता गैराज में जाने की हिम्मत इकट्ठी करने की चेष्टा में लगा हुआ था। अगला दृश्य। सुंदरलाल के एक आदमी ने कार में से वेल्डिंग सेट निकालकर शिवराम और रजत सेठी के पास पहुंचाया। शिवराम ने उसे वहीं पर बिठा लिया था। ये घेरा देख रहा है? शिवराम 1.5 फीट के दायरे में डाले घेरे को हाथ लगाता हुआ बोला। इस तरफ मैं इस निशान पर हीट दे रहा हूं, दूसरी तरफ वेल्डिंग सेट ऑन करके तू गर्म कर दे। इसे काटना है, समझा? हाँ। उसने सिर हिलाया और वेल्डिंग सेट ऑन करने लगा। कुछ ही पलों में दो दो वेल्डिंग सेट इस्तेमाल हो रहे थे। अब उनका काम पहले की अपेक्षा कहीं जल्दी निपट जाना था। तभी सुंदरलाल पास पहुंचा। सब ठीक है? हाँ। शिवराम ने सिर हिलाया। अब शायद काम जल्दी हो जाए। अब तो 10-20 मिनट आराम करना चाहता है तो कर ले। तुझे बैठे काफी देर हो गई है, सुंदरलाल ने शिवराम से कहा। उसके बाद सेठी कार पर लग जाएगा। शिवराम को भी अपनी टांगें अकड़ी सी लग रही थी। वो कुछ घूम लेना चाहता था। ये वेल्डिंग सेट कौन पकड़ेगा? शिवराम ने सुंदरलाल को देखा। मैं किस लिए यहां पर हूं? ला मुझे दे। कहने के साथ ही सुंदरलाल ने झुककर शिवराम के हाथ से वेल्डिंग सेट की आग उगलती रॉड पकड़ी और शिवराम के उठने पर सुंदरलाल उसकी जगह पर बैठ गया। दो दो वेल्डिंग सेट इस्तेमाल होने के कारण सेठी को छेनी हथौड़े का दोनों तरफ जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो निश्चिंत था कि काम जल्दी निपट जाएगा और इन खतरनाक हालातों से छुटकारा मिलेगा। वो अपने रास्ते पर लगेगा। सुंदरलाल ने शिवराम पर निगाह मारी, जो कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद गैराज की शेड की तरफ बढ़ गया, शायद देवराज चौहान से बात करने के लिए। सुंदरलाल ने रजत सेठी को देखा। सेठी, अपने काम में व्यस्त सुंदरलाल लापरवाही से बोला। हाँ। सेठी ने उस पर निगाह मारी। तेरी बीवी, दोनों बच्चे, साली कल से होटल में हैं और तूने जाकर एक बार भी उनका हाल नहीं पूछा? क्या जरूरत है पूछने की? क्यों? मेरे हाल पूछने पर भी वो सब जिंदा ही रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। एक बार तुझे ही हो आना चाहिए। किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो इंतजाम भी कर लेंगे। 10,000 की गड्डी है उनके पास। और फिर तुम मेरी साली को नहीं जानते? रजत सेठी ने कड़वे स्वर में कहा। तो नहीं जाना चाहता अपने घर वालों से मिलने? सुंदरलाल का दिमाग तेजी से चल रहा था। नहीं, मैं तो तेरे भले की सोच रहा था कि मेरे भले की सोचता है तो कहीं से एक हाफ का इंतजाम करा दे। विस्की? हाँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? देवराज चौहान हम दोनों की खोपड़ी तोड़ देगा। रजत सेठी होंठ भींच कर रह गया। बातों के दौरान उनका काम भी जारी था। अब तक 3 इंच का हिस्सा कट चुका था। सेठी, तेरी समस्या का हल मुझे सूझा है, सुंदरलाल बोला। क्या?
तो अभी कार ठीक करने का ड्रामा करेगा। ठीक, हर वक्त तो इंजन खोल कर तो तू बैठा नहीं रहेगा। 2-4 बार ट्राई लेने भी सड़क पर जाएगा, और कभी-कभी ट्राई लंबी भी हो जाती है। सुंदरलाल हंसा। रजत सेठी की आंखों में तीव्र चमक उभरी। समझा, कहकर रजत सेठी भी हंसा। लेकिन बाहर से इतनी ही पीकर आना कि देवराज चौहान को या शिवराम को शक ना हो। हाफ पीने के बाद मेरी टांगें सीधी रहती हैं। सेठी के स्वर में जाने कैसे जान आ गई थी। ये तू जान, लेकिन तेरे को मेरी इतनी चिंता क्यों है? तू, मुझे तेरी क्या, तेरी साली की भी चिंता नहीं है। सुंदरलाल मुंह बनाकर जल्दी से बोला। मैं तो सिर्फ इसलिए खुश हूं कि अरबों का माल अब हमारे सामने आने वाला है, हाथ में आने वाला है। ऐसे में तू हाफ पीकर अपनी आत्मा को शांति दे लेगा तो मेरा क्या जाएगा? मुझे खुशी मिलेगी कि मैंने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। सेठी सिर हिलाकर रह गया। शिवराम को आने दे, मिनट भर के लिए कार में मुझे कुछ काम है, उसके बाद मैं तेरी जगह लेकर तुझे भेज दूंगा। ठीक है। और विस्की वाले ठेक और विस्की पास वाले ठेके से मत लेना, कहीं आसपास के लोग देख ना लें। मेहता साला तो आज भी बाहर ही बैठा है। बाईं तरफ वाली सीधी सड़क पकड़ लेना। 3-4 किलोमीटर आगे जाकर एक और ठेका पड़ेगा, वहीं पर से लेकर कार में बैठकर निपटा कर मूछें वगैरह साफ करके आना। कहकर सुंदरलाल हंस पड़ा। रजत सेठी के होंठों पर भी मुस्कान दौड़ गई। अगला दृश्य। कैसा काम चल रहा है? देवराज चौहान ने शिवराम को देखते ही पूछा। पहले तो खास नहीं था, लेकिन अब जल्दी निपट जाएगा। सुंदरलाल एक और वेल्डिंग सेट ले आया है, शिवराम ने कहा। वो स्टील का बॉक्स बहुत मजबूत है, उसकी परत मोटी है। आर्म्स प्रूफ बक्सों की परत अक्सर मोटी होती है शिवराम। पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब बात समझ में आ गई है। काम जल्दी निपटाओ शिवराम। कल रात इंस्पेक्टर वानखेड़े चक्कर लगाकर जा चुका है। वो आज फिर आ सकता है। कोई भी चीज उसके शक को हवा दे सकती है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शिवराम ने कुछ नहीं कहा। अब वानखेड़े फिर उस बख्तरबंद की ट्रक अब वानखेड़े फिर उस बख्तरबंद ट्रक की तलाश कर रहा होगा। साथ ही उसके मस्तिष्क में ये बात भी होगी कि 9 घंटे इतना बड़ा ट्रक यहाँ कहाँ छिपा रहा। जब तक जब ट्रक तलाश करने में उसे सफलता नहीं मिलेगी, तो वानखेड़े अपना रुख फिर इसी तरफ करेगा, और सारी जगह घूमकर उसका ध्यान फिर गैराज पर ही आकर ठहर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक सिर्फ इस गैराज में ही आसानी से छिपाया जा सकता है। शिवराम की आंखों में व्याकुलता उभरी। समझे शिवराम? हाँ, पहले जितना खतरा ही हमारे सिर पर है। शिवराम ने देवराज चौहान को देखा। और ये बात भी मत भूलो कि बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर बीवी दत्ता वानखेड़े के साथ ही भागदौड़ कर रहा है। दत्ता के बारे में भी सुना है कि वो भी बहुत खतरनाक और तेज है। हाँ, ये बात मैंने भी तुम्हें बताई थी। शिवराम उसकी बात काट कर कह उठा। अगर वो दोनों इस इलाके में मंडराते रहेंगे तो हम लोग ज्यादा देर तक बचे नहीं रह सकते। ठीक कह रहे हो तुम। और तुमने मेहता की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस समय दोपहर का 1 बज रहा है, और गैराज पर उसने अभी तक एक भी चक्कर नहीं लगाया। ये बात मेहता की आदत के विपरीत है। देवराज चौहान ने ठोस स्वर में कहा। उसका अभी तक एक बार भी न आना जाहिर करता है कि उसके दिमाग में कुछ है, और वो कुछ सिर्फ यही हो सकता है कि किसी तरह उसे हमारी हरकतों की हवा लग गई हो, और डर के कारण यहां आने से कतरा रहा हो। इससे पहले कोई झंझट पैदा हो, हमें दौलत के साथ यहां से निकलने चलना चाहिए। हाँ, मैं चलता हूं। काली ग्रीस का डब्बा मुझे दो। उसे चेहरे पर लगा लेने से थोड़ा बहुत तो चेहरा छिपेगा। मैं इस तरह भीतर बेकार नहीं बैठा रह सकता। ग्रीस से चेहरा काला करके मैं भी बाहर आ रहा हूं। अभी लाया, शिवराम कहकर बाहर निकल गया, और आधे मिनट में ही शिवराम काली ग्रीस देवराज चौहान को देकर वहां से चला गया। एक तरफ बंधा पड़ा सुरेश कोहली गंभीरता से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। अगला दृश्य। शिवराम उसके पास पहुंचा तो सुंदरलाल कह उठा। मेरे हाथ से पकड़े से।
वेल्डिंग वाली आग सुंदरलाल उस दायरे की लाइन पर डाले हुए था और सेठी दूसरी आग वाले हिस्से पर छेनी रखकर हथौड़े से चोट कर रहा था, जो लाल सुर्ख हो चुका था। क्यों? शिवराम ने सेठी पर निगाह मारी। तूने यहां रहना है, मैकेनिक का काम तो सेठी। हाँ हाँ, सेठी ही करेगा, जैसा पहले तय हो चुका है। मुझे 1 मिनट का काम है। आगे बढ़कर शिवराम ने सुंदरलाल के हाथ से आग उगलती वेल्डिंग की पाइप ले ली। सुंदरलाल उठा और हाथ झाड़ता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। उसके हाव भाव पूरी तरह लापरवाह थे। सुंदरलाल ने कार का पिछला दरवाजा खोला और झुकते हुए भीतर प्रवेश कर गया। तिरछी निगाहों से उसने इधर उधर देखा। सब ठीक था। फिर सावधानी से जेब से हकीम बाबा का दिया छोटा सा टाइम बॉम्ब निकाला और उसे मिनट में ही सेट करके आगे वाली सीट के नीचे रख दिया। इस तरह के टाइम बॉम्ब वो पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए अपनी सेटिंग पर वो निश्चिंत था। बम फटने का वक्त उसने सिर्फ 8 मिनट के बाद का लगाया था। ये सोचकर सुंदरलाल के पांव तले से जमीन खिसक गई कि अगर अगले 8 मिनट कार यहीं खड़ी रही और बम यहीं फट गया तो हाथ से सब कुछ गया। फिर वो बचने वाला नहीं है। जान की कोई गारंटी नहीं और अरबों की दौलत तो हाथ से गई। यहां बम फटा तो पूरे बाजार ने इकट्ठा हो जाना था। सुंदरलाल ने सिर झटक कर इस विचार को बाहर निकाला। जो उसने सोच रखा था उसके लिए ये सब करना जरूरी था। रिस्क लेना तो लाजमी था। सुंदरलाल कार से निकला और दरवाजा बंद करके उनकी तरफ बढ़ गया। घड़ी की टिक टिक की तरह सुंदरलाल का दिल भी बज रहा था। रजत सेठी ने विस्की की दुकान तक जाने के लिए सिर्फ 3-4 मिनट का रास्ता ही तय करना था। अगर सेठी अभी यहां से रवाना हो जाए तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट दुकान पर पहुंचने में लगाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तब वो ब्लास्ट हो जाए जब सेठी कार से बाहर हो। अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सेठी ही क्या, यहाँ मौजूद सारे समझ जाएंगे कि सेठी को उड़ाने के लिए कार में बम उसने रखा है। इसी उलझाव में फंसा सुंदरलाल उनके पास पहुंचा और रजत सेठी से हथौड़ी छेना हथौड़ा छेनी ले ली। जा तू, सुंदरलाल व्याकुल सा कह उठा। दिखावे के लिए उस कार को थोड़ा बहुत खोलकर उसमें व्यस्त हो जा। अच्छा। सेठी फौरन खड़ा हो गया। वो तो ये समझ रहा था कि सुंदरलाल ने विस्की पीने का उसे बढ़िया मौका दे दिया है और अब तो विस्की पीने की उसकी इच्छा और भी तेज हो गई थी। रजत सेठी कार की तरफ बढ़ने लगा तो सुंदरलाल ने कहा, कार के इंजन से आवाज उठ रही है। ट्राई ले ले, हो सके तो ठीक कर देना। ट्राई ले लूं? सेठी ने जानबूझकर शिवराम को देखा। सुंदरलाल की बात का मतलब वो समझ रहा था। हाँ, ट्राई। कार चलाकर देख ले कि इंजन की आवाज कैसी है और इंजन में कहाँ गड़बड़ है। कार ठीक करते समय मैकेनिक ट्राई अवश्य लेते हैं, खास तौर से जब इंजन का मामला हो। वैसे भी तूने मैकेनिक वाले काले गंदे कपड़े पहने हैं, ट्राई लेना ठीक होगा। बाहर के लोगों को गैराज पर काम होता नजर आएगा और जाने से पहले कार पर कपड़ा मार लेना। सुंदरलाल सेठी का मिनट 1.5 मिनट यहीं पर बिता देना चाहता था। सुंदरलाल चाहता था कि सेठी तब गैराज से बाहर निकले जब बम फटने में 4 मिनट शेष रहे। रजत सेठी हाथ झाड़ता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। सुंदरलाल लाल सुर्ख हो चुकी जगह पर छेनी रखकर हथौड़ा मारने लगा। दो दो जगह गर्म करने के कारण काम में तेजी आ गई थी। 1.25 इंच मोटी स्टील की चादर को वो घेरे के रूप में काटते जा रहे थे। हर बार की चोट में वो 1 इंच कट रही थी। अगर यही लोहे को काटना होता तो उन्हें अवश्य कठिनता आती, परंतु वो स्टील की चादर गर्म होने के पश्चात उसे चोट मारकर काटना लोहे की अपेक्षा आसान था। चोट मारकर सुंदरलाल पीछे हटा तो वो पुनः वहां आग की लौ दी जाने लगी। साला कुत्ता, सुंदरलाल ने मन ही मन रजत सेठी को गाली दी, क्योंकि रजत सेठी ने कार पर बिना कपड़ा मारे, बिना उसे साफ किए ही दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठने के पश्चात कार स्टार्ट कर ली थी और फिर देखते ही देखते कार बैक करके गैराज से बाहर लेता चला गया। सुंदरलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर घड़ी पर निगाह मारी। बम फटने में 6 मिनट बाकी थे।
मामला गड़बड़ भी हो सकता था। सुंदरलाल ने हिसाब लगाया कि सेठी को विस्की की दुकान तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लगेंगे। इसका मतलब विस्की खरीद जब वो विस्की खरीद रहा होगा या खरीद कर कार की तरफ बढ़ रहा होगा, तभी बम ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब कि सेठी बच जाएगा। सुंदरलाल को अपनी योजना का भट्टा बैठता सा महसूस होने लगा। अगला दृश्य। विस्की रजत सेठी के लिए विस्की नहीं, उसके बदन में दौड़ता खून था। वैसे विस्की के गले में जाने की सोचकर ही उसे जैसे पर लग गए थे। बख्तरबंद ट्रकों का वो ड्राइवर था। कार तो उसे चलाने में सिर्फ खिलौना लग रही थी। गैराज से निकलते ही सेठी ने कार को आंधी तूफान की तरह दौड़ा दिया। उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कार की स्पीड 60 से कम नहीं थी। 2 किलोमीटर बाद जब भीड़ वाली सड़क समाप्त हुई और खाली सी सड़क आई, तो कार की गति को उसने और भी तेज कर दिया। इसके साथ ही वो चमक भरी निगाहों से सड़क के दाएं बाएं भी देखता रहा। फिर जब उसे वाइन शॉप नजर आई, तो अगले ही पल उसने जोरों से ब्रेक मारकर दुकान के सामने रोकी और उतरकर जेब में हाथ डालता हुआ दुकान की तरफ बढ़ गया। 2-3 लोग पहले से ही लाइन में मौजूद थे। रजत सेठी पीछे जा खड़ा हुआ। पैसे निकालकर वो हाथ में ले चुका था। गैराज से यहां तक आने में उसे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। उसके बाद उसका नंबर आना उसके बाद उसका नंबर आते ही विस्की का हाफ लेने में 1.5 मिनट लगा। हाफ लेकर वो तेजी से जाकर कार में बैठा और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। उसका इरादा किसी खाली जगह सड़क के किनारे कार रोककर हाफ को खत्म कर देने का था। गैराज में जब कार में बम लगाया गया, तो उसके 2 मिनट बाद सेठी कार लेकर चल पड़ा था और 4.5 मिनट उसे विस्की की दुकान तक पहुंचने में, हाफ लेने में लगे। यानी कि 6.5 मिनट बीत चुके थे और सुंदरलाल ने बम फटने का समय 8वें मिनट पर सेट किया था। रजत सेठी ने मिनट भर बाद खाली सड़क के किनारे कार रोकी और करीब रखा हाफ उठाकर कांपते हाथों से उसकी सील तोड़ने लगा। हाफ का ढक्कन खोलकर उसने कार की खुली खिड़की से बाहर फेंका और हाफ मुंह को लगाकर 2 पैग जितना तगड़ा घूंट भरकर हाफ मुंह से हटाया और लंबी सांस ली। सेठी को जैसे लगा सेठी को लगा जैसे विस्की भीतर पहुंचते ही उसके शरीर का इंजन खुद ब खुद सेट होने लगा था। सेठी ने पुनः हाथों को होंठों की तरफ बढ़ाया। बस इतनी ही जिंदगी थी रजत सेठी की। कानों को फाड़ देने वाला ब्लास्ट हुआ और कार के साथ साथ सेठी के शरीर के सेठी के शरीर की धज्जियां उड़ती चली गई। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर वानखेड़े और बीबी दत्ता दिन के 1 बजे तक बीसियों तरफ खाक छानते रहे। बख्तरबंद ट्रक की तलाश में लगे अपने अंडर के सब पुलिस वालों से मिलकर बात की, परंतु किसी के पास कोई खबर नहीं थी सिवाय उन 2 पुलिस वालों के जो रात को ट्रक से हुई फायरिंग से बच गए थे और 2 मारे गए थे। वो फायरिंग जागीर सिंह ने उस वक्त की थी जब वो बख्तरबंद ट्रक को थापर के आदेश पर पास ही के ड्रग्स के ठिकाने पर छिपाने के लिए ले जा रहा था। उस वक्त अगर जागीर सिंह उन पर फायरिंग ना करता, तो पुलिस वालों ने ट्रक के टायरों पर गोलियां चला देनी थी। वानखेड़े और दत्ता को उन दोनों पुलिस वालों से भी कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। वो ये भी नहीं बता पाए थे कि ट्रक ड्राइव करने वाला मूंछों वाला व्यक्ति था या बिना मूंछों का। उनसे किसी भी तरह की पूछताछ का कोई फायदा न हुआ। उधर जवाहर सिंघानिया ने 50 लाख का इनाम घोषित कर दिया था उसके लिए जो इन हीरे जवाहरातों की तलाश करके देगा या फिर जिसकी सूचना पर अरबों के जवाहरात मिलेंगे। कुल 52 लाख का इनाम घोषित हो गया था उन हीरे जवाहरातों पर, और ये एक तगड़ा और आकर्षित करने वाला इनाम था। जिसने पहले इस मामले में पूरी तरह दिलचस्पी नहीं ली थी, इनाम की रकम के बारे में जानकर वो भी अब इसके बारे में सोचने लगा था। दत्ता के साथ वानखेड़े ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिंघानिया को 50 लाख जैसा बड़ा इनाम रखने की क्या जरूरत थी।
उसने तो हीरे जवाहरातों का बीमा करा रखा था, उसे तो रकम मिल ही जाएगी अगर जवाहरात ना मिले तो। बीवी दत्ता के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। जवाहर सिंघानिया ने बहुत समझदारी से भरा कदम उठाया है, 50 लाख का इनाम रखकर। वो 1 करोड़ का भी इनाम रख देता तो भी सिंघानिया घाटे में नहीं रहेगा इंस्पेक्टर वानखेड़े। क्या मतलब? वानखेड़े के माथे पर बल उभरे। सिंघानिया के उन हीरे जवाहरातों की जो कीमत बीमा कंपनी ने लगाई है और जिस कीमत का बीमा कंपनी ने किया है, वो कीमत तो बाजार की ही है। हीरे जवाहरातों के पुराने होने या उनके ऐतिहासिक होने से उन हीरे जवाहरातों के ऐतिहासिक होने का लाभ उठाकर बहुत ज्यादा कीमत पर उन्हें बेचेगा, और इस हिसाब से उसे कम 2-3 अरब रुपए का तो फायदा मिलेगा ही, हर हाल में। इसलिए बीमा कंपनी से बीमे की रकम लेकर उसे 2-3 अरब का नुकसान है, और हीरे जवाहरात मिल जाने पर 2-3 अरब का फायदा। ओह! वानखेड़े ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। उसके होंठ गोल हो गए। वानखेड़े कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बीबी दत्ता उसके बगल में। दोनों की निगाहें मिली। मेरे ख्याल में बीबी दत्ता विचारपूर्ण स्वर में कह उठा, हमें रात वाले इलाके में चलना चाहिए, जहां वो मेहता ड्राई क्लीनिंग वाला या सुंदरलाल का गैराज है। ये तो पक्की बात है कि बख्तरबंद ट्रक 9 घंटे उसी इलाके में रहा। हमें वो जगह तलाश करनी होगी जहां 9 घंटे ट्रक खड़ा रहा। इंस्पेक्टर वानखेड़े के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर दत्ता। अगर हमें सफलता मिलती है तो उसी इलाके से मिलेगी। नहीं तो समझिए हम इस मामले में कभी सफल नहीं हो सकते। ये देवराज चौहान का चक्रव्यूह है, और उसने चक्रव्यूह इस तरह फैलाया है कि हम पर करीब पहुंचकर भी कुछ देख समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि देवराज चौहान उन हीरे जवाहरातों को ले ही बैठा हो। कहने के पश्चात वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। वानखेड़े साहब, मुझे अरबों के जवाहरातों से ज्यादा अपने असिस्टेंट सुरेश कोहली की चिंता है। मैं उसको नहीं भुला पा रहा हूं कि वो मेरे आदेश पर ही वॉल्ट वैन में जगत राम के साथ बैठा था। मुझे डर है कि कहीं देवराज चौहान उसकी जान न ले ले, या फिर ले ही न चुका हो। बीबी दत्ता ने गंभीर स्वर में कहकर व्याकुलता से पहलू बदला। वानखेड़े ने गहरी सांस लेकर कार स्टार्ट की और कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। जब 1 घंटे तक रजत सेठी वापस नहीं लौटा तो सुंदरलाल ने मन ही मन चैन की सांस ली। उसे पूरा विश्वास हो गया कि सेठी का काम तो हो चुका है, नहीं तो वो अब तक हर हाल में लौट आया होता। अब तक 1.5 फीट के दायरे में 8 इंच का कटाव वो दे चुके थे। शिवराम और सुंदरलाल का एक साथी वेल्डिंग गन के सहारे उसे बराबर आग दे रहा था, और उसके गर्म हो जाने पर सुंदरलाल पूरी ताकत के साथ छेनी रखकर हथौड़े से चोट कर रहा था। सुंदरलाल का दूसरा साथी दिखावे के तौर पर कल वाली क्यार में व्यस्त था। देवराज चौहान भी भीतर से बाहर आ चुका था। उसने अपने चेहरे पर काली ग्रीस लगा रखी थी, बाल बिखरा लिए थे, हाथ भी ग्रीस से काले हो गए थे। कुल मिलाकर उसके चेहरे में काफी बदलाव आ गया था। देवराज चौहान कहीं भी टिक नहीं रहा था। कभी तो वो उन तीनों के करीब होकर काम करते देखता, तो कभी वो सुंदरलाल का साथी जो कार के साथ व्यस्त था वहां पहुंच जाता, और फिर भीतर गैराज में चला जाता सुरेश कोहली पर निगाह डालने के लिए। काम की गति देखकर वो मन ही मन संतुष्ट था। वो जानता था कि अगले 2 घंटे में सारा काम निपट जाएगा। एकाएक उसे रजत सेठी का ध्यान आया। गैराज से कार लेकर गए उसे घंटा भर हो गया था, अभी तक लौटा नहीं। ऐसे नाजुक वक्त में वो कहाँ चला गया? देवराज चौहान ने काम करते उन तीनों के पास पहुंचा। सेठी कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। शिवराम ने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर सुंदरलाल को देखने लगा। कार की ट्राई लेने गया था। सुंदरलाल ने गैराज से बाहर नजर आ रही कार सड़क पर निगाह मारी। ट्राई लेने में इतनी देर लगती है? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। अब मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में? सुंदरलाल ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान की निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमी रही। ऐसे वक्त में रजत सेठी सिर्फ 2 जगह ही जा सकता है,
देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। कहाँ? शिवराम ने उसे देखा। होटल में अपने बीवी बच्चों से मिलने या फिर विस्की पीने में लग गया होगा। शिवराम ने उसे जवाब नहीं दिया। उसे ट्राई लेने जाने ही क्यों दिया? यूं ही, सुंदरलाल ने कहा। यूं ही, सुंदरलाल ने कहा। मैंने ही उसे कहा था, जहां कारें ठीक होती हैं वहां ट्राई लेना लगा ही रहता है। बाहर अपनी दुकान के सामने मेहता कुर्सी डाले बैठा है। हर हाल में उसकी निगाह गैराज की तरफ ही होगी। सुबह से वो गैराज पर आया भी नहीं है। हो सकता है उसे किसी प्रकार की गड़बड़ का एहसास हो गया हो। इसलिए मैंने सेठी को ट्राई लेने भेजा कि गैराज की हरकतें उसे सामान्य लगें। अब सेठी ने इतनी देर लगा दी तो मैं क्या कह सकता हूँ। आएगा तो साले को सीधा करना पड़ेगा। कहते हुए सुंदरलाल का दिल धड़क उठा कि कहीं सेठी वास्तव में न लौट आए। देवराज चौहान बिना कुछ कहे वहां से हट गया। जाने क्यों सेठी का इतनी देर बाहर रहना उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी बीवी बच्चों से मिलने या विस्की पीने भी गया होता तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अगला दृश्य। मेहता परेशान था, हद से ज्यादा परेशान। गैराज के भीतर हो रही गड़बड़ का उसे पूरा पूरा एहसास था, परंतु वो डर के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सब लोग खतरनाक थे, बीच में देवराज चौहान भी था। अगर उसने कुछ करने की चेष्टा की तो देर सवेर में वो लोग प्रतिशोध के तौर पर उसकी जान अवश्य ले लेंगे। मन ही मन उसने फैसला किया कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बेशक गैराज में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। शराफत से गैराज का चक्कर लगा लेने में कोई बुराई नहीं है। मेहता को अपना यह विचार बिल्कुल दुरुस्त लगा और वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर खुद को समझाया कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, बल्कि हर रोज की तरह गैराज पर सुंदरलाल से मिलने जा रहा है। मेहता ने दुकान पर और ऊपरी हिस्से में नजर मारी कि कहीं उसकी बीवी तो नहीं देख रही, परंतु वह नहीं देख रही थी। वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई। मेहता ने खुद को सामान्य किया और गैराज के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। कुछ पलों उपरांत उसने गैराज में प्रवेश किया। तब देवराज चौहान सुंदरलाल के आदमी के करीब खड़ा था, जो कार में व्यस्त था। मेहता को देखते ही देवराज चौहान ने अपना चेहरा कार के इंजन की तरफ घुमा लिया था कि ग्रीस से काला किया जाने के पश्चात भी मेहता उसे पहचान न ले, क्योंकि कल टीवी में उसकी तस्वीर दिखाई गई थी। मेहता ने भी उड़ती निगाह उस पर डाली, फिर काम में व्यस्त सुंदरलाल शिवराम की तरफ बढ़ता चला गया। सुंदरलाल ने एकाएक मेहता को उस तरफ आते देखा तो पल भर के लिए सकपकाया। आ गया उल्लू का पट्ठा, सुंदरलाल कहर भरे स्वर में बड़बड़ा उठा। मेहता तब तक करीब आ गया था और मुस्कान बिखेर कर बोला, नमस्कार मेहता। नमस्कार सुंदरलाल जी, कैसे हैं आप? ओह मेहता साहब, आइए। सुंदरलाल जैसे खिल उठा। क्या चल रहा है? मेहता समीप पहुंचकर कुछ ठिठका। चलना क्या है, वक्त बिता रहे हैं। कोई खास काम तो हाथ में है नहीं, सोचा अपना ही कर लें। जीवनलाल मेहता ने देखा कि वो क्या कर रहे थे। यहाँ पानी की टंकी की जरूरत थी नहाने धोने के लिए। यह बक्सा बेकार पड़ा था, सोचा इसे ही काट कर टंकी बना लें। ढक्कन के लिए गोला काट रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। पानी खत्म नहीं होगा। कभी आपको जरूरत पड़ी तो भी कमी नहीं रहेगी। ये बात तो है। पहले तो यहाँ इतना बड़ा बॉक्स कभी नहीं देखा। भीतर कबाड़ में पड़ा था। देख नहीं रहे लोहे की क्या बुरी हालत हो गई है। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। कहने को तो जीवनलाल मेहता ने कह दिया, परंतु मन ही मन उसे हैरानी भी हुई थी और चौंका भी। लेकिन जैसा कि वो सोच कर आया था कि उसे चुप ही रहना है, वो चुप ही रहा। उसकी निगाह वहां पर जा टिकी थी जहां सुंदरलाल पल भर पहले छेनी रखकर हथौड़े की चोट मारकर हटा था। वहां नीचे से सफेद रंग की चमकती हुई वस्तु नजर आई थी, जिस पर शिवराम ने पुनः वेल्डिंग पाइप से आग देनी शुरू कर दी थी। जीवनलाल मेहता ने ध्यानपूर्वक बॉक्स को देखा, उसकी लंबाई चौड़ाई दिखी। इतने बड़े सौ इतने बड़े साइज के बॉक्स तो आम तौर पर वैन के पीछे लगे होते हैं। वैन?
मेहता के जिस्म में सनसनी दौड़ी। वॉल्ट वैन का बॉक्स भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जिसे देवराज चांद बख्तरबंद ट्रक में डालकर ले उड़ा था। बॉक्स की हालत उसे बहुत भद्दी और बुरी लग रही थी कि जैसे वो जल गया हो। इस विचार के साथ मेहता पुनः ही चौंका। रात उसने जब बख्तरबंद ट्रक को जाते देखा था तो उसकी साइडें भी इसी तरह जली हुई थी। अब मेहता को समझ में आने लगा था कि इसी वेल्डिंग की आग से उस बख्तरबंद की साइडों के पेंट को जलाकर वहां लिखा एयर इंडिया कार्गो शब्दों को साफ किया गया था। और ये बॉक्स वॉल्ट वैन का हो सकता है जिसे वैन से अलग कर लिया हो और वेल्डिंग की आग से जलाकर उसके पेंट को जलाकर उसकी ये हालत कर दी गई हो। और अब ये लोग बॉक्स काटकर अरबों की दौलत निकालने में लगे हैं। ये विचार मात्र हवाई विचार थे मेहता के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इन सोचों को वो सही समझे या गलत। इस बॉक्स का खुला हुआ हिस्सा किस तरफ है? एकाएक मेहता ने पूछ लिया। उसके प्रश्न पर सुंदरलाल पल भर के लिए मन ही मन हड़बड़ा उठा। नीचे, जो हिस्सा जमीन पर ही टिका हुआ है, जो अभी नजर नहीं आ रहा, वो खुला हुआ है। इसके ढक्कन के लिए गोला काट कर फिर उस खाली हिस्से पर लोहे की मोटी चादर रखकर बंद कर देंगे वेल्डिंग करके। ये जवाब सुंदरलाल की अपेक्षा, जाने दीजिए, साफ नहीं है। जीवनलाल मेहता ने जैसे फौरन समझने वाले ढंग से सिर हिलाया। तय ये हुआ था कि मेहता के आने पर सेठी सुंदरलाल उस बॉक्स से मेहता को दूर ले जाएंगे, परंतु सेठी तो अब वहां नहीं था जो ऐसा किया जाता। उधर देवराज चौहान मेहता से दूर ही रहना चाहता था कि कहीं मेहता उसे देवराज चौहान के रूप में पहचान ना ले। अगर ऐसा न होता तो देवराज चौहान ने कब की सुंदरलाल की जगह ले लेनी थी। मेहता साहब, एकाएक सुंदरलाल कह उठा, एक कार हाथ लगी है, बहुत ही बढ़िया। कार? हाँ, सस्ती भी है। बेचने वालों को बेचने वाले को पैसे की जरूरत है। सुंदरलाल मेहता को दिमागी तौर पर व्यस्त कर देना चाहता था। अच्छा, कहाँ है? मेहता ने जानबूझकर उत्सुकता दिखाई। मेरा शागिर्द लेकर गया है, आने ही वाला होगा। हाँ हाँ, मैंने उसे कार पर जाते देखा है, वही कार है। हरामी हर तरफ निगाह रखता है, सुंदरलाल ने मन ही मन गाली देकर सोचा। हाँ, मैं उसी कार की बात कर रहा हूँ। वो आए तो उसे देख लेना मेहता जी। आपके होते हुए मैंने क्या देखना है उसे? आपकी तसल्ली मेरी है तसल्ली। मेहता जानबूझकर मुस्कुराया। कितने की मिल जाएगी? अभी बैंक बंद होने में आधा घंटा बाकी है, मैं पैसे निकाल लाता हूँ। पैसे की फिक्र मत कीजिए, पेमेंट तो कल भी हो जाएगी। अभी तो कार को आने दीजिए। ठीक है, जब कार आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं अपने घर पर ही हूँ, भूलिएगा नहीं। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। मेहता वापस जाने के लिए पलट गया। उसकी निगाह देवराज चौहान के साथी की तरफ गई जो कार के इंजन पर झुके छेड़खानी कर रहे थे। मेहता को देवराज चौहान का दाईं तरफ वाला चेहरा दिखाई दिया। तभी देवराज चौहान का चेहरा और घूमा तो मेहता के सामने देवराज चौहान का चेहरा नुमाया हो उठा। बेशक चेहरे पर काली ग्रीस लगी थी, बाल बिखरे थे देवराज चौहान के। एकाएक उसे देखकर पहचान पाना कठिन था कि ये रात को बीबी पर टीवी पर दिखाए जाने वाला ही चेहरा था। लेकिन मेहता ने फौरन उसे बतौर देवराज चौहान पहचान लिया था। रात टीवी पर दिखाई गई देवराज चौहान की तस्वीर उसने अच्छी तरह दिमाग में बिठा ली थी। देवराज चौहान को पहचानते ही जैसे उसका दिल उछलकर गले में आ फंसा। टांगों में कंपन होने लगी। फिर उसे महसूस हुआ कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। देवराज चौहान के नाम का खौफ ही उसके सिर पर चढ़कर नाचने लगा था। परंतु मेहता ने अपने होश गुम होने नहीं दिए। मेहता देवराज चौहान से भली भांति वाकिफ था। उसने सोचा अगर इन लोगों ने उसकी सोचें पढ़ ली तो फिर ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे तैसे मेहता गैराज से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी टांगों में हो रहा कंपन और भी बढ़ गया। वो जल्दी से अपनी दुकान के बाहर रखी कुर्सी पर बैठा और पास पड़ा पानी का जग उठाकर मुंह से लगा लिया।
पानी के गले से उतरते ही उसे राहत मिलने लगी। किसी तरह मेहता अपनी हालत पर काबू पा चुका था। तभी उसकी निगाह सामने से आते नौजवान पर जा टिकी, जो सीधा उसी की तरफ आ रहा था। मेहता का चेहरा अब काफी हद तक सामान्य था। उसने पानी का जग उठाकर पुनः गला तर किया। जीवनलाल मेहता की तरफ बढ़ रहा नौजवान और कोई नहीं, मुकेश भट्टी ही था। चलिए दोस्तों, कहानी को आज हम यहीं रोकते हैं और इसे कल आगे बढ़ाएंगे। कितनी दुख की बात है ना, ये सुंदरलाल मुझे तो लगा था शरीफ आदमी है, यानी हालातों का मारा हुआ आदमी है, बम से उड़ा दिया। क्या कोई पुरानी दुश्मनी हो गई या लालच आ गया मन में इसके? लालच ही आ गया है ना, कि चार हिस्से क्यों, तीन। ज्यादा खाने के चक्कर में इंसान थोड़े से भी जाता है, ये भी जाएगा। खैर, देखते हैं। कहानी अच्छी है वैसे। इस सिचुएशन में कोई भी होता, अब तक वो फड़फड़ा गया होता। इतना भारी वैसे, जहां इन्होंने, मुझे जो लग रहा है ना, पर चलो मैं कौन सा देवराज चांद की जगह पर हूं, पर इन्हें 3-4 ले आने चाहिए था गैस कटर, और उसका आगे वाला हिस्सा ही पिघलवा देना चाहिए था। ना तो तोड़ा ताड़ी की आवाज आती, सारा का सारा स्टील जो है ना पिघल जाना था उसने। खैर, चलिए। अमित भंडारी जी ने लिखा है, मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड। थैंक यू जी। मनोज कुमार, मनोज या विक्रम भाई, अगर देवराज चौहान सीरीज लाने का वादा करो तो मैं भी मेंबरशिप लेने को तैयार हूँ। एंटर एट योर ओन रिस्क, मैं तो यही कहूंगा भाई जी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इस मामले में। विक्रम भाई नमस्कार। खन्ना एंड पार्टी को दूसरे के मामले में तंग करने की सजा तो खन्ना एंड पार्टी को, अच्छा। अरे खन्ना थोड़ी, खन्ना तो वो साइड किक था, वो बाल किशन था। बड़ा वाला तो बाल किशन था, जो मतलब बड़ा गुंडा था। खैर, खन्ना एंड पार्टी को दूसरे के मामले में तंग करने की सजा तो मिल गई। लगता है अपने मेहता साहब भी ठंडे ठंडे घर बैठ जाएंगे। कहानी सुनाने का धन्यवाद। हो सकता है बैठ जाए, जबकि इसे चाहिए था कि सुंदरलाल को कहता, पर ये भी जान से जाता फिर अगर सुंदरलाल को कहता तो। अब तो वैसे भी उसने अपनी बातों के चक्कर में सारा का सारा, और यानी कैसे इसके दिमाग में नहीं आया कि भाई इतना बड़ा ट्रक सिर्फ तेरे गैराज में आ सकता है, उससे पूछ तो लेता। खैर, अब तो उसने फंसा दिया। चलो, अवतार जी का एक और कमेंट है। विक्रम भाई नमस्कार। आपके मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। कहानी सुनाने का धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। विक्रम भाई, कहानी बहुत अच्छी। जीवनलाल की पत्नी चालू किस्म की औरत है, घर से ही सब कुछ समझ गई। जीवनलाल की पत्नी, नहीं नहीं, ऐसा तो अमर सिद्धू जी ऐसा नहीं कहते। मतलब चालू मतलब क्वालिटी का नहीं है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि आपका एक इंजन बंद है, ओ वो सोचते हैं मरने जा रहे हैं, मगर दूसरा चालू है। ओ, चालू मतलब क्वालिटी का नहीं है, कंपनी का नहीं है। तो मैं समझ गया आपके कहने का तात्पर्य, लेकिन यहाँ भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के शब्द किसी स्त्री के लिए थोड़े दूसरे अंदाज में लिए जाते हैं। हाँ, वो चालाक थी। चालाक क्या, कोई भी होता ऐसा ही होता ना। देखो, खास तौर पे पत्नियों के साथ ये समस्या रहती है कि घर में भले पति को कुछ भी कहती रहे, अगर मान लो पति थोड़ी देर ना आए तो फिर वो उनकी निगाह बाहर ही रहती है, ये क्यों नहीं, मतलब कोई भी मेंबर ना हो भले घर का, बच्चे हों चाहे, कि आए क्यों नहीं। उस चक्कर में उसने देखा कि मेहता जी उठ के कहाँ चले गए। उस चक्कर में उसने खिड़की से देखा होगा कहाँ, क्योंकि उसे पता ही था कि ये उठ के ये सामने वाले के पास चला जाता है। और विशेषकर स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ अपने पति की मेल जोल को थोड़ा
नुक्ताचीनी से देखते हैं जिसकी पत्नी से वो बातचीत ना कर पाती हूँ, जो कि सुंदरलाल रहा होगा इस केस में, क्योंकि मेहता जी तो सुंदरलाल से बात कर रहे हैं। मिसेज मेहता मिसेज सुंदरलाल से बात नहीं कर पा रही होंगी, भले वो हैं कि नहीं है वो एक अलग बात है, पर मैं यूं कह रहा हूँ इसलिए उन्हें इस बात से ज्यादा चिढ़ होगी कि ये मटर गश्ती करते फिर रहे हैं। उस चक्कर में उसने बाहर देखा हुआ, बाहर देखा तो कांड हो गया। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। नीना सरवाल जी ने लिखा है, जगमोहन ने अभी तक फोन नहीं किया। अच्छा, ये आपने 52 पत्ते पे किया, पर आपका ये कमेंट इस कहानी में भी फिट बैठता है। कितने दिन हो गए हैं ये हो गया, कल चोरी हुई थी, उससे पिछले दिन इन्होंने तैयारी की है, हफ्ता ही हो गया फिर तो। खैर, शिवम गोस्वामी जी कह रहे हैं नाइस, थैंक यू जी। कृष्णा बहन का कमेंट है, नमस्कार विक्रम भाई, बढ़िया उपन्यास, काफी रफ्तार से चल रहा है। खजाना जो बाहर पड़ा हुआ है उसे कैसे निकाल पाएंगे और कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, ये देखना है। वानखेड़े भी आसपास लगा हुआ है, देवराज चांद कैसे बच पाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है भाई। मेंबरशिप के लिए आप अन्यथा मत लीजिए, अपने अपने अलग अलग विचार हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णा बहन। वैसे तो इतने ज्यादा वेले होते नहीं हैं पुलिस वाले, पर यहाँ पर इतने आसानी से वैसे छोड़ते भी नहीं है, और खास तौर पे जो स्पष्ट है कि इतना बड़ा ट्रक कहाँ छुप सकता है। तो इस चक्कर में उन्होंने जाने दिया एक बारी तो। वानखेड़े आ जाएगा मुझे लग रहा है वापस, और यहाँ पर कोई ना कोई फाइट सीन या कुछ ऐसा होने लगा है, या फिर ये जो बम धमाका है, अभी इनको रास्ते में खबर मिलेगी तो ये उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, वहां जाकर देखेंगे अरे ये तो वही मैकेनिक है जो हमें वहां मिला था, और ये वही आदमी है जो एयर इंडिया में काम करता था, इसका मतलब आए तब तक ये लोग सब गायब हो चुके होंगे। ऐसा हो सकता है, कल पता चल जाएगा। कृष्णा बहन का क्या कमेंट है, विक्रम भाई पैसा आपके पास कैसे भेजना है वही तरीका मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं आता, मैं किसी की भी सहायता से ही करवा पाऊंगा। विक्रम भाई, कोई कह रहा था कि अगर एक बार आपने सदस्य लिया हमेशा शुल्क देना होगा, चाहे आप सुने या ना सुने, सदस्य वापस नहीं ले सकते, आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा, क्या ऐसा स्पष्ट है, स्पष्ट करें, धन्यवाद। ठीक है, इसको भी स्पष्ट कर देंगे 2 तारीख को, तब तक आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि पहले तो जो समस्या बड़ी है हमारे सामने, हम उसे देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे विचार कर रहे हैं। सूरज कुमार जी कह रहे हैं थैंक्स एंड वेरी नाइस सर, थैंक यू जी। विजय भाई कह रहे हैं ये देवराज चौहान बहुत टेढ़ी खोपड़ी का है, वानखेड़े के दिमाग की नसें में ढीली हो गई हैं, पर पता नहीं लगा चुका कि कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वानखेड़े के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, बहुत मजा आ रहा है। अब मेहता आ गया अपनी औकात पर, ये रिश्ता, ये मेहता बच गया, नहीं तो उसका टन टन कट जाता। वानखेड़े जाने से वानखेड़े जाने की वजह से अभी ज्यादा नहीं उड़ेगा। बहुत अच्छा उपन्यास था और जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। अगला एपिसोड थोड़ा जल्दी अपलोड कीजिएगा, विनम्र निवेदन। धन्यवाद आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम। वानखेड़े, ये तो वानखेड़े के ऊपर है, वैसे वो चालाक आदमी है, पकड़ लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे जो मैंने सोचा था, हो सकता है उसने मूड बनाया हो कि अगर यहाँ पर कुछ भी मुझे मिल जाता है तो सुंदरलाल को उठा लूंगा, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं और वो सुंदरलाल को नहीं उठाया उन्होंने। आज पता चल जाएगा। साथ ही लिखा है विजय भाई ने, और ये बताइएगा कि ये उपन्यास और कितने एपिसोड बनेंगे उपन्यास के, हो सके थोड़ा जल्दी से खत्म कीजिए ताकि जिज्ञासा शांत हो सके। बाकी बस जब भी आपको टाइम मिले तभी अपलोड कीजिए, लेकिन अगर वक्त मिले तो ऐसा जरूर कीजिए, ये कहना है मैं तो बस। थैंक यू। ये उपन्यास तो मेरे ख्याल से एक
या 2 एपिसोड और होंगे, 1.5 एपिसोड, हो सकता है कल ही खत्म कर दें इसको। चिंता मत कीजिए। थैंक यू। थैंक्स एंड वेरी नाइस सर। अच्छा, सूरज कुमार जी कह रहे हैं दौलत खतरे में। कृष्णा बहन कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, अब तो कहानी काफी विस्तृत हो गई है, सारे घटनाक्रम को जोड़ना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही शानदार कहानी। हाँ, इसको तो मुझे देखकर हैरानी हुई कि कैसे लेखक ने मगध भी जोड़ दिया। हो सकता है जिस किसी ने भी ये लिखी है ना, उसको पुराणों का बड़ा ठीक ठाक ज्ञान है, उसने उनको एक मॉडर्न तरीके से जोड़ा है। देवगिरी हो गया, अयोध्या हो गया, उधर वन नर्मदा का किनारा हो गया, वाकई काफी बढ़ गया इसका एरिया, हालांकि वो आया तिब्बत से रहा। खैर, अगर आपको वैसे इसे, मुझे लगता है कि कई बार हो सकता है कि आदमी को ना लगे कि ये काफी कहानी फैल सी गई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कृष्णा बहन कि आप ना एक एपिसोड रुक कर सुनिए, क्योंकि इसमें ना अब ये जो वो जो 8 वासुदेव है ना, उनकी वजह से ये सारा वो होता है, क्योंकि वो जब देते हैं ना लेक्चर, उससे कहानी जो है ना थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही प्रवचन टाइप हो रहा है। और वो मुझे तो चूंकि मेरे सामने इसलिए ठीक ठीक होती है, सुनने में हो सकता है कि तारतम्य जो है वो थोड़ा कट जाता हो सकता है, बाकी आपकी इच्छा है। उमेश शुक्ला जी कह रहे हैं सर हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करें, वी लव यू, थैंक यू जी। शुभम जिंदल जी कह रहे हैं मैंने यूट्यूब पर बहुत लोगों की वॉइस में नॉवल सुने, पर आपकी वॉइस में सबसे अच्छा लगा। मैं मिस कॉल सुन रहा था गूगल ग्रुप पर, नहीं सुना जा रहा था, वो बहुत फास्ट बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दी से। आपसे पहले मैं गूगल गुरु पर सुने, पर अब तो अच्छे नहीं लगते, वहां सुनने से सबसे ज्यादा आपकी वॉइस में सुने नॉवेल्स। धन्यवाद भाई जी। अभिमान तो नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमने अब तक सबसे ज्यादा कहानियां पोस्ट की हैं, इतनी किसी के पास भी नहीं, कॉमिक्स वालों की भी इतनी नहीं है। खैर, हमारा तो प्रयास ही देवराज चौहान और अनिल मोहन जी की कहानियों का है। चलिए दोस्तों, ये था लास्ट कमेंट, और मैं अब इसे अपलोड कर दूं। कल कल ना हुआ तो फिर परसों इस कहानी को पूरा कर देंगे, और यानी अगर लंबा हुआ तो इसमें अभी दिख रहे हैं मुझे काफी सारे पन्ने हैं, करीब 40-42 पन्ने और हैं, तो अगर 30 पन्ने एक उसमें आ जाते हैं तब भी 12 पन्ने के लिए एक एपिसोड आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसे आगे लंबा कर देंगे एक ही एपिसोड को। चलिए ठीक है, प्रभु से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।